नमस्कार, मैं डॉक्टर रमानिवास शर्मा रमन यूट्यूब चैनल पर साइंस और टेक्नोलॉजी का यह विशेष सेशन लेकर के बच्चों आपके सामने। आज का हमारा सेशन अंतःस्रावी ग्रंथियों पर है, उनके स्राव पर है और सबसे ज़्यादा फोकस आज हमारा अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाले जो हार्मोन्स है उनके डिसऑर्डर्स पर है, उनसे उत्पन्न होने वाले रोगों पर है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो सवाल पूछे जाते हैं, कौन कौन से रोग हैं जो हार्मोन्स के डिस्टर्बेंस के कारण होते हैं। कई परीक्षाओं में, पीएनएसटी की परीक्षा में, नीट में, स्टेट पीएससी में, यूपीएससी में, रेलवे में, ऐसे सारे सवालों का एक कलेक्शन हमने किया है। आज के सेशन में उन सारे सवालों पर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज का सेशन डिसऑर्डर्स ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम पार्ट 1 है। इसमें हम थ्योरेटिकल डिस्कशन करेंगे डिसऑर्डर्स पर पार्ट 1 में, और जब अगला सेशन हमारा होगा, जब पार्ट 2 लेकर के आएंगे, तो एंडोक्राइन सिस्टम से जुड़ी कुछ और नई जानकारी थ्योरेटिकल डिस्कशन में शामिल करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि यह हमारा सेशन शाम को 5 बजे लाइव होगा। इससे जुड़ी हुए जो भी सवाल आपके होंगे, शाम को 5 बजे आप हमारे साथ लाइव होकर के उन सवालों को आप पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। और आज के सेशन में हमने अंतःस्रावी ग्रंथि और उनसे रोगों में 11 सवालों को हमने जोड़ा है, जिसमें डार्फिनिज्म है, गिग्नेटिज्म है, एक्रोमेगाली है, एडिसन्स रोग है, कुशिंग सिंड्रोम है, एल्डोस्टेरोनिज्म है, एड्रेनल विरिलिज्म है, गायनिकोमेस्टिया है और प्रिकाशियन प्यूबर्टी है। साथ में नपुंसकता को भी जोड़ा है। इनके कारण क्या है, कैसे ये उत्पन्न होते हैं, और इनका निदान भी आज थ्योरेटिकल डिस्कशन में हम आपको बताएंगे। इसलिए लगातार आप हमारे साथ सेशन में जुड़े रहिएगा। और फिर सेशन के थ्योरी बताने के बाद 10 सवाल आज हम पूछेंगे पूरे सेशन में, और उन 10 सवालों में क्या आप उन सवालों को कर पाते हैं। सेशन की शुरुआत करें उसके पहले आपको बता दें कि चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को शेयर करना, चैनल को लाइक करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। और बहुत जल्दी हम सेशन पर लाइव आपको लेक्चर देने वाले हैं, तो उसका बस इंतजार कीजिए और सेशन की ओर बढ़ें। उसके पहले एक डायग्राम आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर, जिसमें जितनी भी ग्लैंड हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथियों या एंडोक्राइन ग्लैंड के नाम से जानी जाती हैं, उनका एक ओवरव्यू आपको दिख रहा होगा, जिसमें सबसे ऊपर एक ग्रंथि दिख रही है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। उसके बाद पिट्यूटरी दिख रही है। पिट्यूटरी के नीचे आप गले में पहुंच रहे होंगे तो थायराइड दिख रही है, फिर पैराथायराइड दिख रही है, फिर एड्रीनल दिख रही है किडनी के ठीक ऊपर, फिर पैनक्रियास दिख रही है, और यदि फीमेल है तो ओवरी दिख रही है, यदि मेल है तो टेस्टिस दिख रही है। इस तरह से इतनी ही महत्वपूर्ण ग्रंथियां, और इसका विस्तार से विवरण अगले चित्र में आपको दिखाते हैं। ये देखिए, यदि ये चित्र आपको याद हो जाए जो हमने आपके सामने दिखाया है, तो ब्रेन में कौन कौन सी होती हैं, इसका एक जानकारी आपको, यदि आपसे ये प्रिंट आउट निकालते बने तो निकालिएगा, और जहां पढ़ते होंगे तो उसको चिपका करके रोज देखिएगा, तो आपको याद हो जाएगा कि ब्रेन वाले हिस्से में कुल मिलाकर के 3 ग्लैंड जो हैं वो हार्मोन्स का निर्माण करते हैं। पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस, तीनों को अलग अलग हमने नाम दिया है। तीनों के बारे में आपको विस्तार से अगले सेशन में जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी तक आप शायद ये पढ़ते रहे हो कि सिर्फ ब्रेन में पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जिसको मास्टर ग्लैंड कहते हैं। यहां हम पूरी हेड वाले रीजन की 3 ग्लैंड के बारे में विस्तार से आपको जानकारी, फिर हम गले वाले हिस्से में पहुंचेंगे जहां हम थायराइड की बात करेंगे, सीने वाले हिस्से में पहुंचेंगे तो थाइमस की बात करेंगे,
पैनक्रियाज वाले हिस्से में पहुंचेंगे या पेट वाले हिस्से में पैनक्रियाज की बात करेंगे, और इसके बाद किडनी वाले हिस्से में पहुंचेंगे तो एड्रीनल की बात करेंगे, ओवरी वाले हिस्से में पहुंचेंगे तो अंडाशय की बात करेंगे, टेस्टिस वाले हिस्से में पहुंचेंगे तो टेस्टिस की बात करेंगे। यदि आप चित्रों के माध्यम से अपनी थ्योरी को मजबूत करेंगे तो आपको जल्दी याद होगा। कोशिश कीजिए इस चित्र को आप प्रिंट आउट निकालें और इस प्रिंट आउट को चिपका लें तो वो आपको पूरी की पूरी ग्लैंड याद होगी। इसके बाद एक चित्र और हमने आपकी पढ़ाई की सहूलियत से बनाया है कि अगर ये चित्र आप अच्छे से पढ़ लें तो कौन सी ग्लैंड क्या काम करती है ये भी आपको मिल जाए। हमने पढ़ा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, पर अभी मास्टर यदि कंट्रोल में ना रहा तो उसको कौन कंट्रोल करेगा। इसके लिए एक ग्लैंड होती है, याद कर लेना, ये यूपीएससी में सवाल पूछा गया था कि पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड होती है, क्या उसके ऊपर भी कोई कंट्रोल है। याद कर लेना, उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोथैलेमस लिखा है हमने, ब्रेन रीजन में होता है, कंट्रोलिंग द पिट्यूटरी ग्लैंड, ये पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल देखा। पिट्यूटरी ग्लैंड ऊपर के हिस्से में बहुत प्रकार के हार्मोन बनाती है और ये हार्मोन्स अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड पर कंट्रोल। फिर इसके बाद थायराइड ग्लैंड को देखिए। थायराइड ग्लैंड हमारी उपापचय की क्रियाओं को प्रभावित करती है। पैराथायराइड जो होती है हमारे ब्लड में कैल्शियम की मात्रा को प्रभावित करती है। एड्रीनल ग्लैंड जो होती है ट्रिगर, आकस्मिक आपातकाल की अवस्था में फाइट और फ्लाइट रिस्पांस करती है। ये सामने वाला लड़ाकू हुआ तो या तो लड़ जाओ और नहीं लड़ो तो भाग जाओ, फाइट करो या फ्लाइट। ऐसा हार्मोन, आपातकालीन हार्मोन, ये जिम्मेदारी एड्रीनल की होगी। इसके बाद पैनक्रियाज। पैनक्रियाज जो है हमारे ब्लड के शुगर लेवल को मेंटेन करता है। टेस्टिस जो है सेक्स हार्मोन्स बनाती है। इसी तरह से फीमेल में भी सारे हार्मोन्स एक जैसे होंगे, सब कुछ एक जैसा होगा, सिर्फ ओवरी वाले हिस्से में फीमेल सेक्स हार्मोन्स का निर्माण। तो बहुत सरल है हार्मोन्स वाले ये चैप्टर। यदि आपको सिस्टमेटिक वे में ये चित्र याद हो जाए तो कहीं से भी सवाल कॉम्पिटिटिव पूछेगा आपसे बनेगा जरूर। एक चित्र और, इस चित्र में हमने एक कंप्लीट तुलनात्मक अध्ययन कराया है कि कौन कौन से वो रोग हैं जो अक्सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए। ये देखिए, रोगों की संख्या को हमने लिख दिया है। नंबर 1 डायबिटीज मेलिटस। आप अभी फिलहाल डायबिटीज पढ़िए। ऐसे बहुत सारे रोगों की एक लिस्ट हमने बनाई है, आगे इसको विस्तार से हम लिखेंगे। अभी जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो शिकायत ना करें कि साहब आप सिर्फ हिंदी में लिख रहे हैं। इंग्लिश वाले बच्चों के लिए हमने एक लिस्ट ये जारी कर दी, लिस्ट दे दिया है। इंग्लिश वाले बच्चे इन सारे रोगों को इंग्लिश में यहां पढ़ें। हाइपोथायराइडिज्म क्या है, हाइपरथायराइडिज्म क्या है, ग्रेव्स डिजीज क्या है, सबको, और कौन सा ये कारण है और कौन कौन से इसके साइन हैं और कौन कौन से लक्षण हैं, ये सारी की सारी लिस्ट हमने बना दी है। बच्चों इसको ध्यान से पढ़ जरूर लें, ये आपके फायदे का है, क्योंकि कंपैरेटिव हिस्ट्री का ये चार्ट हमने बनाया है और आगे अब हिंदी में आपको समझाते हैं। जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो इससे पढ़ लें, हिंदी वाले बच्चे सीधे हमारे पास अगले हिंदी वाले सेशन। हाइपोथैलेमस पीनियल ग्लैंड पिट्यूटरी ग्लैंड को, चूंकि आपके दिमाग में ये कंफ्यूजन चल रहा है कि सिर्फ आप मानकर चलते हैं कि ब्रेन वाले हिस्से में पिट्यूटरी होती है जो मास्टर ग्लैंड है, आज हम उसकी व्याख्या विस्तार से आपको समझाना चाहते हैं कि एक भाग हमारा ब्रेन का हाइपोथैलेमस वाला है। ये ब्रेन वाले पार्ट में हमने पढ़ाया। आज हम ये बताना है कि थायरोट्रोपिन हार्मोन, देख रहे हैं, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन डोपामाइन, ये डोपामाइन हार्मोन बनाता है। ग्रोथ हार्मोन,
हार्मोन ये बनाता है, सोमैटोस्टेनिन हार्मोन बनाता है, ये हाइपोथैलेमस के हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन बनाता है, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन बनाता है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनाता है और वेसोप्रेसिन हार्मोन बनाता है। याद कर लीजिए क्रम से, हाइपोथैलेमस से निकलने वाले हार्मोन नंबर 1 थायरोट्रोपिन। और ये सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत पूछे गए, हाइपोथैलेमस से जरूर पूछा गया है, इसलिए हाइपोथैलेमस वाले को याद कर लीजिए। थायरोट्रोपिन, थायरोट्रोपिन हार्मोन डोपामाइन क्या करता है ये अगले पन्ने में हम आपको समझाएंगे। डोपामाइन ग्रोथ हार्मोन, ये हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। सोमैटोस्टेटिन हार्मोन बनता है, क्या काम करता है ये हम आगे आपको बताएंगे। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन ये रिलीजिंग हार्मोन है, कार्टिकोट्रोपिन हार्मोन ये भी रिलीजिंग हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन ये सब के सब। सिर्फ अभी यहां आप हाइपोथैलेमस से निकलने वाले इन हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। टोटल नंबर हो गए 6। पीनियल ग्लैंड जो होती है ये देखिए हाइपोथैलेमस यहां है, देख रहे हैं, हाइपोथैलेमस के ठीक नीचे पिट्यूटरी है और पिट्यूटरी के ठीक बगल में इस साइड में लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है, हैंड साइड रहा, लेफ्ट हैंड साइड में पीनियल ग्लैंड होती है। पीनियल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन निकलती है, क्या काम करता है मेलाटोनिन ये आगे हम आपको बताएंगे। पिट्यूटरी ग्लैंड में 2 भाग है, एंटीरियर और पोस्टीरियर। ये देखिए हमने एंटीरियर पार्ट लिख दिया, पोस्टीरियर। नीट वाले बच्चे जरूर इसको सतर्कता से पढ़ लें, क्योंकि अक्सर पिट्यूटरी के एंटीरियर और पोस्टीरियर बांट करके वो पूछता है। एंटीरियर का अलग लिस्ट हमने बनाई, क्या ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन। इसके अलावा बीच का जो सेंटर होता है, पिट्यूटरी के बीच वाला हिस्सा, उसको इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कहते हैं। ये भी हार्मोन्स का निर्माण करता है। कौन सा हार्मोन बनाता है लिखा हुआ है, इसको भी देख लीजिए। पोस्टीरियर वाले हिस्से से ऑक्सीटोसिन हार्मोन बनता है। अब इसको भी आपको यदि याद करना है तो इसका भी पेज प्रिंट आउट निकालिए या आप लिख लीजिए और चिपका लीजिए। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से वेसोप्रेसिन बनता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन स्टोर्ड होता है। ये पहले से शरीर में स्टोर हमारे पास हार्मोन होते हैं। इसकी विस्तार से व्याख्या हो सकता है यदि आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे कि ये सारी प्रक्रिया हम नहीं जानते, इनके रिएक्टिव पार्ट नहीं जानते, तो अगला जो वीडियो हम बनाएंगे जो पार्ट 2 होगा उसमें हम इसको समझेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी। ब्रेन वाले हिस्से में 3 पार्ट, 3 ग्लैंड, हाइपोथैलेमस, पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड। हाइपोथैलेमस से 6 हार्मोन, पीनियल ग्लैंड से 1 हार्मोन, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। एंटीरियर से ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंटीरियो-कार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से ऑक्सीटोसिन, वेसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन स्टोर्ड, एंटी-डायूरेटिक हार्मोन स्टोर्ड। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन बनता है। याद कर लीजिएगा, ये नीट में सवाल पूछा। तो ये एक ओवरव्यू थ्योरेटिकल डिस्कशन का ये हमने आपको देखा। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जब आप नोट्स बनाएं, यदि आप 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं या 12th में पढ़ रहे हैं, यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको लिखना है। पहला, रोग के लिए डिसऑर्डर के बारे में इसकी थ्योरी नहीं बता रहे हैं एंडोक्राइन से, सिर्फ डिसऑर्डर कौन कौन से हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन कौन से सवाल पूछे गए, उनको ध्यान में रखते हुए ये हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला, बौनापन, इसको अंग्रेजी में डार्फिनिज्म कहते हैं। बौनापन होता क्या है, इसको विस्तार से हम आपको समझा देते हैं ताकि आपको याद रहे। ड्वार्फिनिज्म, आगे लिखिएगा, यह
सोमैटोट्रोपिन। अब सोमैटोट्रोपिन कहां था, पीछे देखिएगा, पीछे के चित्रों में यह सोमैटोट्रोपिन या थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया, यूनिवर्सिटी ने पूछा कि बौनापन या डॉर्फिनिज्म किस हार्मोन की कमी से होता है। यदि मान लीजिए ऑप्शन में सोमैटोट्रोपिन और थायरॉक्सिन दोनों हैं तो दोनों को टिक कीजिए, और यदि मान लीजिए इसमें एक है, सिर्फ थायरॉक्सिन है अथवा सिर्फ सोमैटोट्रोपिन है, तो सोमैटोट्रोपिन को ध्यान रखिएगा। दोनों की रिस्पांसिबिलिटी है, सोमैटोट्रोपिन या थायरॉक्सिन की। यदि कभी हो जाए तो आदमी छोटा रह जाता है, बौनापन हो जाता है, डॉर्फिनिज्म हो जाता है। चलिए, तो यदि ये आदमी छोटा हो गया, उसकी लंबाई घट गई, ठिगना हो गया, तो ये रोग कहलाएगा। और किस हार्मोन की कमी से हुआ, सोमैटोट्रोपिन या थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी। दूसरा एक महत्वपूर्ण, मान लीजिए छोटा नहीं हुआ, हाथी जैसा हो गया, लंबा चौड़ा हो गया, तो ये जो हाथी जैसा हो गया, लंबाई में बढ़ गया, इस रोग को कहते हैं भीमकायता या गिग्नैटिज्म। भीमकायता या इसको बोलते हैं गिग्नैटिज्म। इस पर भी सवाल है, बोला ये कौन से हार्मोन की कमी से होता है। पता है किससे होगा, जब सोमैटोट्रोपिन घटा तो आदमी की लंबाई घट गई, और मान लो किसी आदमी की लंबाई बढ़ गई तो क्या हुआ होगा, लिख दो सोमैटोट्रोपिन हार्मोन, सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की अधिकता से होता है। बस मान लो कि कोई आदमी को आप पहचानना है कि इसको गिग्नैटिज्म है, तो कैसे पहचानोगे। मान लो कोई अवयस्क है, मतलब 14 साल से पहले का है, अवयस्क है, वयस्कता उसमें नहीं आई है, या 20 साल से पहले का है, और मान लो उसका शरीर भीमकाय है, बहुत मोटा है, बहुत लंबा है, भीमकाय शरीर का दिखे, तो आप कह देना उसको गिग्नैटिज्म है या सोमैटोट्रोपिन हार्मोन की अधिकता। अब इसको नहीं लिखते हैं, आपको समझ लेना होगा इसको। अब एक और रोग लिखते हैं, एक्रोमेगाली। एक्रोमेगाली, इस पर भी सवाल है। एक्रोमेगाली, इसको लिखिएगा, ये एडल्ट कंडीशन में होते हैं, यह वयस्क अवस्था में, यह वयस्क अवस्था में सोमैटोट्रोपिन की अधिकता से होता है। तो दो चीज ध्यान रखिएगा, ये नीट में पूछा गया है कि यदि मान लीजिए अवयस्क है और सोमैटोट्रोपिन हार्मोन बढ़ गया तो कौन सा रोग होगा। यदि अवयस्क है तो गिग्नैटिज्म होगा, और यदि वयस्क है और सोमैटोट्रोपिन बढ़ गया तो एक्रोमेगाली। इसमें होता क्या है, मान लीजिए एक सामान्य आदमी 5 फीट 5 इंच का है, और कोई आदमी आपको सड़क में दिख जाए 10 फीट का, क्या कहोगे, फिर तो ये एक्रोमेगाली है। चौथा, अगले रोग की बात करते हैं,
एडिसन्स रोग, एडिसन्स डिसीज, यह रोग लिखिएगा, यह रोग मिनरेलोकार्टिकोइड, कार्टिकोइड व ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन्स की कमी से दो हार्मोन का नाम लिखा, मिनरेलोकार्टिकॉइड और ग्लूकोकार्टिकॉइड, दो हार्मोन घटे। और जब एडिसन रोग होता है तो उसकी पहचान, भूख गई, भूख में कमी, ये भी याद करो, भूख में कमी। एक बात, बीपी कम, और आपके शरीर का रंग काला हो जाता है। जितने काला हो जाता है, जितने बच्चे लाइव हो, पता करो किसका शरीर काला है। कहीं ऐसा नहीं कि एडिसन डिजीज से सफर कर रहे हो, ढूंढ लो। मिनरेलोकार्टिकॉइड हार्मोन और ग्लूकोकार्टिकॉइड हार्मोन की यदि कमी हो जाएगी तो भूख में कमी हो जाएगी, ब्लड प्रेशर घट जाएगा, शरीर का रंग काला हो जाएगा। ऐसा रोग एडिसन डिजीज के नाम से जाना। इस पर भी सवाल पीएमएसटी ने पूछा। अगला, कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम क्या है? एक होता है हार्मोन कार्टिसोल, हार्मोन की अधिकता के कारण कार्टिसोल हार्मोन की अधिकता के कारण इस सिंड्रोम के कारण मोटापा, जितने मोटे हो टेस्ट करो, कुशिंग सिंड्रोम, हाई बीपी, ऑस्टियोपोरोसिस, आपकी हड्डी कमजोर, हर हड्डी में छेद, ऑस्टियोपोरोसिस, और ब्लड शुगर बढ़ जाएगी, ब्लड शुगर बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपका शरीर सूज जाएगा, बॉडी सूज जाएगी। एक सवाल पूछा गया कि क्या कुशिंग सिंड्रोम में प्रोटीन अपचयन बढ़ जाएगा? यह सवाल था कि घट जाएगा। याद कर लो, लिख लो, इसमें कुशिंग सिंड्रोम में, या लिख लो इस सिंड्रोम में, ये अभी सवाल पूछेंगे, इस सिंड्रोम में प्रोटीन अपचयन
बढ़ जाता है। याद कर लेना, ये सवाल नीट में भी पूछा है। कॉर्टिसोल हार्मोन की अधिकता कारण होता है। इस सिंड्रोम के कारण मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, ऑस्टियोपोरोसिस, ब्लड शुगर बढ़ जाती है, ब्लड बॉडी सूज जाती है और इस सिंड्रोम में प्रोटीन अपचयन बढ़ जाता है। तो ये हो गया कुशिंग सिंड्रोम। एक कहलाता है एल्डोस्टेरोनिज्म। एल्डोस्टेरोनिज्म हिंदी में आप अपने ढंग से लिखिएगा। एड्रीनल ग्लैंड द्वारा एड्रीनलिन हार्मोन के अत्यधिक स्रावण के कारण एक बार जब एड्रीनलिन हार्मोन ज्यादा बनेगा, यानी एड्रीनलिन ग्लैंड ज्यादा सक्रिय होगी, तो जब एड्रीनलिन हार्मोन बढ़ा तो उसमें होता यह है कि पोटेशियम की कमी हो जाती है और सोडियम की अधिकता। ये बिल्कुल कैलकुलेशन याद रखना, कारण होता है। अर्थात शरीर में पोटेशियम की कमी, बॉडी में पोटेशियम की कमी तथा सोडियम की अधिकता हो जाती है। सोडियम की अधिकता हो जाती है, जिसके कारण होता क्या है, इसका परिणाम, यदि बॉडी में पोटेशियम घटेगा और सोडियम बढ़ेगा तो ध्यान रखना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। अर्थात ब्लड प्रेशर बढ़। अक्सर नीट में ये पूछता है कि यदि बॉडी में पोटेशियम घटा और सोडियम बढ़ा तो क्या होगा ब्लड प्रेशर से। तो इसको कहते हैं एल्डोस्टेरोनिज्म। इसको भी पढ़े रहिएगा। एक और रोग आपको बता दी, वो रोग है एड्रीनल विरिलिज्म। एड्रीनल, ये भी एड्रीनल ग्लैंड से है। तो ये क्या होता है, इसको लिखिएगा कि फीमेल में सेक्स हार्मोन का यदि असंतुलन हो जाए, सेक्स हार्मोन्स का असंतुलन, सेक्स हार्मोन के असंतुलन से फीमेल के लक्षण प्रकट नहीं होते। एड्रीनल विरिलिज्म है कि यदि फीमेल में सेक्स हार्मोन का डिसबैलेंस हो जाए, असंतुलन हो जाए, तो फीमेल के लक्षण प्रकट नहीं होते। तो प्रकट क्या नहीं होते, जैसे मेमोरी ग्लैंड का विकास, आवाज में परिवर्तन ना हो जाए, किसी भी महिला की आवाज यदि मोटी हो जाए तो इसका मतलब यह है कि मोटी की मोटी सुरीली ना हो, तो आप समझ लीजिए एड्रीनल विरिलिज्म है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास नहीं हुआ, अच्छी तरह से वो फीमेल में कन्वर्ट नहीं हुई, मेमोरी ग्लैंड किसी का विकसित नहीं हुआ, तो ये भी समझ लीजिए कि वो महिला जो है शीघ्र मतलब एड्रीनल विरिलिज्म की शिकार है, यानी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास नहीं हुआ। तो दूसरा ये
महत्वपूर्ण रोग एड्रिनल वेरिलिज्म का। दो और रोग आपको बता दें, एक है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी, लिखिएगा प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। ये क्या होती है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी? जब कम उम्र माने 9 से 10 वर्ष, जब 9 से, ये पीएससी में भी सवाल पूछा गया, आंसर राइटिंग सेशन में भी ये सवाल पूछे गए। जितने पॉइंट आप लिख रहे हो रोगों के बारे में, इनको 50 शब्द लिखवाए गए। जो पीएससी वाले बच्चे हमारे साथ लाइव हैं, वो इन्हीं पर नोट्स बनाने की कोशिश करें। तो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी जब 9 से 10 वर्ष की उम्र के बालक बालिकाओं, उम्र के बालक बालिकाओं में लैंगिक हार्मोन की अतिसक्रियता, सेक्सुअल हार्मोन्स की हाइपर एक्टिविटी हो जाए, अतिसक्रियता के कारण, लैंगिक लक्षण विकसित हों, होने लगते हैं, तो उसे असामयिक यौवन कहते हैं। असामयिक यौवन कहते हैं। इस रोग पर भी याद रखिएगा, कोई भी बच्चा 9 से 10 वर्ष में जो उसका सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर है वो जब अधिक मात्रा में दिखने लगे, अधिक मात्रा में विकसित हो जाए, तो वो प्रिकॉशियस प्यूबर्टी की श्रेणी में आता है। यानी असमय ही उसमें सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का विकास हो जाता है। तो ऐसी अवस्था प्रिकॉशियस प्यूबर्टी कहलाती है। अंतिम नपुंसकता, ये सारे मुद्दों पर सवाल पूछे गए, और खासकर पीएससी की जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो जरूर ध्यान रखें इसको। नीट वाले बच्चे इसका ध्यान रखें, पीएनएसटी वाले इसका ध्यान रखें। नपुंसकता को इनोपोडिचम नपुंसकता होती क्या है, पहले ये तो लिख लो। यह रोग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण, हार्मोन्स की कमी के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी के कारण पुरुषों में होता है। अब नपुंसकता में ये एक श्रेणी महत्वपूर्ण क्या है, जिसको आप नपुंसक बोलते हो, उसकी विशेषता क्या है? इस रोग में शुक्राणुओं की संख्या, स्पर्म की संख्या, मतलब काउंटिंग ऑफ स्पर्म, व गुणवत्ता, क्वालिटी, गुणवत्ता, जिसको अंग्रेजी में आप क्वालिटी कहते हैं,
जो मोबिलिटी है, जो हेल्दीपन है, माने स्पर्म की संख्या व गुणवत्ता में गिरावट, यह कहलाती है नपुंसक। यह रोग टेस्टोस्टेरोन के हार्मोन की कमी के कारण सिर्फ और सिर्फ पुरुषों में होता है। इस रोग में स्पर्म की संख्या व गुणवत्ता में कमी आती है, गिर जाता है ये, और इसे नपुंसक कहा है। इस तरह से बच्चों 10 प्रमुख रोगों के बारे में हमने आज आपसे डिस्कस किया है। इन प्रमुख रोगों को आज शामिल किया, जिसमें अक्सर ये डिस्कशन होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, पीएससी यूपीएससी में इन सवालों को दिखाया जाता है। तो इन 10 सवालों को याद रखिएगा, और जब ये 10 सवाल, 10 प्रमुख रोगों को याद रखिएगा, पक्का ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बारी है एमसीक्यू सेशन की, तो सीधे आपको एमसीक्यू सेशन की ओर ले चलते हैं। और पहला सवाल आपके लिए आपके स्क्रीन पर ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्लैंड नहीं है, ग्रंथि नहीं है? ये ऑप्शन दे रहे हैं। आधिवृक्क, या इसको एड्रीनल कहते हैं, बी गॉल ब्लैडर, या इसको हिंदी में पित्ताशय बोलते हैं। सी ऑप्शन दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, या इसको पीयूष ग्रंथि कहते हैं, और डी ऑप्शन दे रहे हैं यकृत यानी लीवर। सवाल देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अंग एक ग्लैंड नहीं है, एक ग्रंथि नहीं है? क्या वो एड्रीनल है, क्या वो गॉल ब्लैडर है, क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो लीवर है? ये था हमारा पहला सवाल। दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड निम्न में से कौन सी है? निम्न में से ये ऑप्शन दे रहे हैं। क्या वह थायराइड है, क्या वह पैराथायराइड है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह एड्रीनल है, और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी है? ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताना है। क्या वो थायराइड है, क्या वो पैराथायराइड है, क्या एड्रीनल है, क्या पिट्यूटरी है? बच्चों तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर यह रहा। मानव शरीर की यानी ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड कौन सी? ये ऑप्शन दे रहे हैं, ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी, क्या वह यकृत है,
क्या वह थायराइड है? अवाट ग्रंथ? क्या वह पिट्यूटरी है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह सेलेबरी है? ह्यूमन बॉडी की मतलब टोटल बॉडी में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? क्या वो लीवर है, क्या वो पैनक्रियाज है, क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो सिलेवरी है? चौथा सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। मानव शरीर की, अच्छा इसका जो दूसरा पार्ट हम लाएंगे अगला सेशन जो होगा उसमें थायराइड सिस्टम या एंडोक्राइन सिस्टम को पूरा विस्तार से पढ़ लीजिएगा। अभी स्ट्रक्चर के बारे में हमने कोई सवाल नहीं पूछा है, अंदर नहीं गए हैं, इसलिए पूरा पढ़ लीजिएगा। फिर अगला सेशन जब लाएंगे तो उसमें 25 से 30 सवाल रखेंगे, तब सारा टेस्ट पूरा होगा। चौथा पॉइंट है, मानव शरीर में सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्मॉलेस्ट, निम्न में से कौन सी है? क्या वह एड्रीनल है, अधिवृक्क? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायराइड है? इसी को अवाट ग्रंथि भी कहते हैं, अवाट। सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पिट्यूटरी है या पीयूष ग्रंथि? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह पैंक्रियाज है, अग्नाशय? मानव शरीर में सबसे छोटी एंडोक्राइन ग्लैंड निम्न में से कौन सी है? क्या वो एड्रीनल है, क्या वो थायराइड है, क्या वो पिट्यूटरी है, क्या वो पैंक्रियाज है? सबसे छोटी बताना है साइज। जब इसका सेशन पढ़िएगा तो इसके स्ट्रक्चर पर जरूर पढ़ लीजिएगा अपने अपने बुक से, ताकि आपको ये पता रहे कि सबसे छोटी। 5वां सवाल, निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्रंथ थायराइड ग्लैंड द्वारा नहीं निकलता? कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड के द्वारा नहीं निकलता? ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायरॉक्सिन है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह कैल्सिटोनिन है? सी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह ट्राईआइडोथायरोनिन है? और डी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह थायोसिन है? क्या वह थायोसिन है? क्या वह थायरॉक्सिन है? क्या वह कैल्सिटोसिन है? क्या थायरोमीन है? ट्राईआइडोथायरोनिन है? क्या थायोसिन है? इसमें से सही जवाब आपको देना है। 5वां सवाल हुआ। 6वां सवाल, निम्न में से कौन सा हार्मोन
पिट्यूटरी ग्लैंड से या पीयूष ग्रंथि से, पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनता, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनता, ये हमारा सवाल है। ये ऑप्शन दे रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, बी ऑप्शन दे रहे हैं प्रोलैक्टिन, सी ऑप्शन दे रहे हैं वैसोप्रेसिन, और डी ऑप्शन दे रहे हैं सोमैटोस्टारिन। छठवें सवाल में निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, वैसोप्रेसिन हार्मोन, सोमैटोस्टेरिन हार्मोन। अगला सवाल, सातवां सवाल, मनुष्य के शरीर की वह ग्रंथ जो एंजाइम और हार्मोन और हार्मोन दोनों ये ऑप्शन दे रहे हैं, मतलब एंजाइम भी बनाए, दोहरा काम करे, हार्मोन भी बनाए, ये आपको बताना है। ये ऑप्शन दे रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरा पैनक्रियाज, सी ऑप्शन दे रहे हैं सिलेवरी, और अंतिम जवाब है लीवर। या बच्चों, 8वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के, नीट का सवाल है, द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए जरूरी है। पहला, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, इंसुलिन, और डी ऑप्शन है कॉर्टिसोल। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए जरूरी है? ये था हमारा 8वां सवाल। बच्चों, 2 सवाल और बचे हैं।
9वां सवाल, कौन सा हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा कौन सा हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है? ए ऑप्शन दे रहे हैं ग्लूकोजन, बी ऑप्शन दे रहे हैं थायरॉक्सिन, सी ऑप्शन दे रहे हैं ऑक्सीटोसिन और डी ऑप्शन दे रहे हैं इंसुलिन। कौन सा हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा को कंट्रोल करता है, रेगुलेट करता है? यह सवाल था। आज के सेशन का अंतिम सवाल, पैनक्रियाज की वो सेल्स, अग्नाशय की वो सेल्स या वो कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं, क्या कहलाती हैं? ये नस्टी का सवाल या ए ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वो थाइमस है जो सीने में होती है? क्या वो थाइमस है? बी ऑप्शन दे रहे हैं, क्या वह आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है? क्या वह कार्पस एपिडाइडाइमिस है? और डी ऑप्शन दे दिया है, क्या वह एस्ट्रोजन है? पैनक्रियाज की वो सेल्स जो इंसुलिन को उत्पन्न करती है, जो इंसुलिन बनाती हैं, क्या कहलाती हैं? ये आपको बताना है। क्या वो थाइमस है? क्या वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस है? क्या वो कार्पस एपिडाइडाइमिस है? क्या एस्ट्रोजन है? अब बच्चों चले उत्तर की बारी है। पहला सवाल जो हमने पूछा था उसका सही जवाब क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्लैंड नहीं है? इसमें से सब ग्लैंड है, एक नहीं है। बताइए जरा कौन सी नहीं है? ये ग्लैंड नहीं है, ये स्टोरिंग चैम्बर। ह्यूमन बॉडी में सबसे बड़ी एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो सबसे बड़ी जो होती है वो थायराइड होती है। इसमें एंडोक्राइन ग्लैंड में जो सबसे बड़ी होती है वो थायराइड। ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी कौन सी है? तो ह्यूमन बॉडी की सबसे बड़ी यह पृथ्वी। मानव शरीर की सबसे छोटी कौन सी है? सबसे छोटी बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड या प्यूज। पचमा सवाल हमने पूछा था कि निम्न में से कौन सा हार्मोन थायराइड ग्लैंड द्वारा नहीं निकलता? तो थायराइड द्वारा नहीं निकलता है थायोसिन। ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, ये भी निकलता है, सिर्फ थायोसिन नहीं निकलता है। छठवां सवाल, निम्न में से कौन सा हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से नहीं बनता? TSH, प्रोलैक्टिन, वैसोप्रेसिन और सोमैटोस्टेमिन। इसमें से जो हार्मोन नहीं बनता है वो ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टेमिन है। ये पिट्यूटरी से नहीं बनता, बाकी तीनों के तीनों बनते हैं। मनुष्य के बॉडी का वह ग्लैंड जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाती है वो पैनक्रियाज है। अग्नाशय जिसको कहते हैं पैनक्रियाज दोनों का।
निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा ग्लूकोज के अंतर्ग्रहण के लिए जिम्मेदार है? 8वें सवाल का सही जवाब है, आपने इसको किया होगा, इंसुलिन। कौन सा हार्मोन ब्लड में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं? नियंत्रण करने वाला वो हार्मोन, 9वां सवाल, वो हार्मोन इंसुलिन है। पैंक्रियाज की वो सेल जो इंसुलिन उत्पादन करती है क्या कहलाती है? उसको आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस तरह से ये सारे सवालों का लेखा जोखा। इसके पहले के सेशन में हमने थ्योरी आपको पढ़ाई, थ्योरी में डिसऑर्डर को पढ़ाया। बिल्कुल एक एक लाइन आप उसके नोट्स को बनाइए, आप तैयार कीजिए। पीएससी की जो आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो एक एक रोग पर कम से कम 50 शब्द लिखें, लिख करके हमें भेजें। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं, जो पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं, सारे के सारे बच्चे थ्योरी को पढ़ें। जब हम अगला सेशन लाएंगे पार्ट 2, तो इस पर सिर्फ सवाल ही पूछें। यदि आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना चाहते हो कोई नई थ्योरी पढ़ना है तो आप हमें बताओ। आज के लिए बस इतना ही बच्चों, फिर हमारी आपकी मुलाकात होती है नए सेशन के साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहे, इसके लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं नए सेशन में, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय, नमस्कार।